अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह कि 2 हफ़्ते की गर्मी के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मौसम कुछ बेहतर हुआ है। और कल तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि इतनी तेज़ बारिश तो नहीं हुई, सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो आप देख सकते हैं बाहर का मौसम बहुत ही हसीन हुआ है। और ख़ैर यहाँ पर हम करते हैं नाश्ते की तैयारी, जो कि हमारी रूटीन है। और आज फिर बच्चों ने खाने हैं फ्रेंच टोस्ट, और मैंने सोचा कि मैंने ही उनको आइडिया दिया कि अच्छा चलो फ्रेंच टोस्ट खा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट ऐसी चीज़ है कि हमारे पूरे घर वालों का ना इस पे सब एग्री हो जाते हैं। वरना किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। तो कभी कभी मैं अपने लिए आसानी के लिए उनको खुद आइडिया दे देती हूँ कि अच्छा आज हम ये खा लेते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट, और फ्रेंच टोस्ट मैं इस तरह बनाती हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि एग का ना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो मैं दूध कम डालती हूँ, एग ज़्यादा डालती हूँ, और कोशिश यही होती है कि एक एग में एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 जो स्लाइसेस हैं ना उनको ही डिप किया जाए। तो यहाँ पर मैंने 6 स्लाइसेस बनाने हैं, इस वजह से मैंने फिर 3 एग्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, और आजकल ये है कि मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि नाश्ता एटलीस्ट देसी घी में किया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए देसी घी बहुत अच्छा है, और हमारे लिए भी जो होता है एनिमल फैट, वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए भी। ठीक है, तो फिर देसी घी वगैरह यूज़ कर लेते हैं नाश्ते में एटलीस्ट, के एग वगैरह फ्राई कर लिए, टोस्ट फ्राई कर उसमें थोड़ा सा उसको सेक लिया, तो वो मज़े का बन जाता है। खैर फ्रेंच टोस्ट बनाने की एक अच्छी मैं आपको टिप दूं कि आपने अक्सर लोगों के ना अंदर से सॉफ्ट बहुत हो जाते हैं, और वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि ऐसे टूट जाते हैं, और वो खाने में बड़े वियर्ड से लगते हैं, अजीब से लगते हैं। वो इसलिए कि जब आप ज़्यादा देर डिप कर लेते हैं ना इसको एग में, तो फिर वो अंदर तक एग उसका चला जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ नहीं आपने करनी, जैसे ही आपने डिप करना है फ़ौरन फ्राइंग पैन में उसको कर देना है, उसको थोड़ी देर प्लेट में नहीं रखना। फिर दूसरी ये बात है कि स्लो फ्लेम पे इसको पकाएं, और लाइट कलर इसका होना चाहिए, जले जले नहीं होने चाहिए। तो आपके फ्रेंच टोस्ट फिर बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। और देसी घी में बच्चों को बना के दें ताकि बच्चों को ग़िज़ाइयत मिले, और चलो इसी बहाने बच्चे जो है ना देसी घी का इंटेक उनको हो जाए। खैर चाय भी हमारी साथ में बन गई थी, और ये हमेशा मुझसे थोड़ी ना थोड़ी ये गिरनी ही होती है, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी केयर करूँ। तो खैर नाश्ता हमारा तैयार था, और आप देखें इसका कलर कितना अच्छा टोस्ट का आया है, और सबका एक जैसा आया। तो कोशिश आपने ये करनी है, स्लो फ्लेम पे बनाना है। और अभी मैं, मेरे हस्बैंड, फ़ातिमा और इज़ा उठे हुए हैं, सिर्फ ज़ैनब सोई हुई है, उसका नाश्ता बाद में बनेगा। तो मैंने 6 स्लाइसेस बनाए हैं, हस्बैंड ने 1 खाना है, इज़ा भी 1 या आधा खा लेगी, मैं और फ़ातिमा हम 2-2 खा लेंगे। तो बस ये फिर नाश्ता है हमारा आज का, और नाश्ते के बाद करेंगे खाने की तैयारी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते मैं चिकन में बनाऊंगी, लेकिन जैसे कि ईद आ रही है और ये इतनी कमाल की रेसिपी है, हर किसी को कोफ्ते पसंद होते हैं। और गोश्त में बने लाइक बीफ में और मटन में तो इनका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। मैं तो खैर अभी चिकन में बना रही हूँ, लेकिन रेसिपी सेम वही है, वही आपने फॉलो करनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन लिया है ½ kg के करीब बोनलेस चिकन, और उसके साथ साथ 1 मीडियम प्याज, एक पूरा लहसुन का लाइक पूरा बंच, 4 मैंने बड़ी साइज़ की ग्रीन मिर्चें ली हैं, और अदरक मैंने इतना सा लिया, ठीक है। और इसमें जो मसाले डलेंगे वो नमक, मिर्च, हल्दी के अलावा भुने हुए चने डलेंगे। ये लाजमी है, ये तो आपने लाजमी डालने हैं, फिर ही ऑथेंटिक कोफ्तों का आपको जायका आएगा, ठीक है। उसके बाद सूखा धनिया मैं डालूंगी इसमें, और ये जो हमारा ज़ीरा होता है वो डालूंगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने चिकन के साथ इन सब चीज़ों को चॉप कर लेना है। अगर चॉपर घर में नहीं है तो ईद पे बाहर से मिल जाते हैं, लाइक वो कीमा वाली मशीन्स जगह जगह लगी होती हैं। तो आप ये सब चीज़ें देकर, ये वाली और अपना गोश्त देकर, तो इसको बाजार से कीमा बनवा सकते हैं, और घर में फिर बाद में आप ये मसाले ऐड कर सकते हैं। और फाइन बिल्कुल आपका कीमा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ, तो आप प्रोसीजर जो है वो अच्छे से देख लें। और ये है कि ईद पर ड्राई सालन खा खा के भी इंसान बोर हो जाता है, या फिर अगर दावतें हों तो ड्राई सालन भी होता है, चावल भी होते हैं, तो साथ में कोई एक ग्रेवी वाला, शोरबे वाला सालन भी अच्छा लगता है। इसके अलावा जितने भी हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, हर घर में बुजुर्ग होते हैं,
तो उनको शोरबे वाला सालन बहुत अच्छा लगता है। तो कोफ्ते एक ऐसी चीज़ है कि उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो खैर मैं अब बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ प्रोसीजर, और आपको साथ साथ गाइड भी करती हूँ। अच्छा, ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है। वो बहुत अच्छे कोफ्ते बनाती थी और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैंने उनसे सीख लिया प्रॉपर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक आपने ग्राइंडर ले लेना है, उसके अंदर आपने भुने हुए चने डालने हैं। ये मस्ट इंग्रेडिएंट है इसका, ठीक है। तकरीबन आधी प्याली हम भुने हुए चने लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा, तो ताकि ये भी अच्छे से साथ ही ब्लेंड हो जाए, ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच और खाने के चम्मच, ठीक है। और जो ज़ीरा है वो हमने लेना है 1 टीस्पून, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे और जो भुने हुए चने हैं ना, वही कोफ्तों का जो ऑथेंटिक फ्लेवर और टेस्ट है ना, वो डेवलप करेंगे। तो बस इनको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे यहाँ तक कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएं और इसको रख देंगे एक साइड पे। उसके बाद हमने क्या करना है कि चॉपर रख लेना है मशीन के ऊपर और इसको चॉप कर लेना है मसाले को। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सब्ज़ियां हैं उनको चॉप करना है, क्योंकि अगर सब्ज़ियां चिकन के साथ डाल लेंगे ना तो चिकन तो 2 मिनट में हो जाता है। फिर ये होता है कि सब्ज़ियां मोटी मोटी रह जाती हैं, तो हमें इसकी फ़ाइन टेक्सचर चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम सब्ज़ियों को अच्छे से चॉप कर लेंगे कि यहाँ तक कि बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए। उसके बाद इसमें चिकन डालेंगे। फिर ये है कि क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी हो जाना है, तो इस वजह से ये कि सब्ज़ियाँ जो है ना फिर अच्छे से पहले हुई होंगी, तो फिर चिकन तो 2 मिनट लगेंगे। तो बस उसके बाद हमें चिकन डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब ही चिकन लिया था और उसमें मैंने ऐड किया है एक मीडियम प्याज, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन इसमें ऐड किया था, 3-4 हरी मिर्चें ऐड की थी और अदरक ऐड किया था। अब जो हमने मसाला ग्राइंड किया हुआ था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ साथ हम एक एग डालेंगे। एग ने क्या करना है, इसको बाइंडिंग, एक इम्पैक्ट देने के लिए एग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एग नहीं डालेंगे, क्योंकि चिकन में फ़ैट नहीं होता, तो इस वजह से फिर हमें एग लाजमी डालना है। अगर आप बीफ के बना रहे हैं, मटन के बना रहे हैं, तो भी अगर आप एग डाल दें तो अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी, फिर बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं रहेगा इसके टूटने का। उसके बाद हमने डालने हैं स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून। ये सिर्फ आपने ये चीज़ें डालनी हैं और सूखा धनिया और ज़ीरा हमने डाल दिया हुआ। बस हम इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर मशीन को चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजां हो जाएं। एग भी डाला है तो वो भी उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और बस उसके बाद फिर हम इसको प्लेट में या किसी भी बॉल में निकाल लेंगे और इसके बॉल्स बना लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ इसको प्लेट में। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि चॉपर में जब भी कोई चीज़ लगाएं, कोशिश करें स्टील की चीज़ ना लगाएं, नाइफ़ ना लगाएं, ताकि आपका चॉपर जो है ना वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहे और ख़राब ना हो, उसमें लाइनें नहीं पड़ें, ठीक है। वो सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है और इसकी ड्यूरेशन के लिए भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और इसमें अब मैं साथ साथ ही कोफ्ते बनाती जाऊँगी और इसमें डालती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। अच्छा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं फिर तो ठीक है, क्योंकि कोफ्तों वाला जो ऑयल है ना फिर आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करें कि ऑयल कम डालें। इसके अलावा अगर आपने कम डाला है ऑयल और आपके सारे कोफ्ते फ्राई हो गए और इतना सा ऑयल बच गया है कि आपकी लाइक एक सालन में आप डाल सकते हैं, तो ये वाला ऑयल आप जब ग्रेवी भून रहे हों तो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें से बुरी स्मेल नहीं आएगी, कोई इसका बुरा कलर नहीं बनेगा, कुछ भी इसको नहीं होगा। तो आप इस तरह भी ऑयल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आपको कोफ्ते डालती जाऊँगी, उसको फ्राई करती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी। अच्छा, फ्लेम जो है ना आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू स्लो, ठीक है। अच्छे से पहले ऑयल गर्म होना चाहिए जिसमें आपने कोफ्ते डालने हैं, उसके बाद आपने स्लो फ्लेम रखनी है ताकि ये अंदर से कुक अच्छे से हो जाएं, क्योंकि हमें ये बिल्कुल कुक चाहिए ताकि ग्रेवी में बस हम डालें और उसको हल्का सा भूनें, पानी डालें और 4-5 मिनट में हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो जाए। ग्रेवी में जो चीज़ें डलनी हैं वो हैं, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया। अच्छा, प्याज हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज से फिर ज़्यादा डालने से जो हमारे कोफ्ते हैं ना वो मीठे मीठे लगेंगे, ठीक है। तो हमने एक ही प्याज डालना है मीडियम साइज़ का। अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो टमाटर आप 1.5 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया।
2 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, हरी मिर्चों का अरोमा इसमें अच्छा लगेगा, और 4-5 जवे लहसुन के ले लिए। ठीक है, ऑलरेडी उसमें लहसुन है तो हमें इतना ज़्यादा लहसुन अदरक अब नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इस सारे मसाले को हमने पानी के अंदर डाल देना है। ठीक है, सारे मसाले को पानी के अंदर हम डाल देंगे और इसको पकने देंगे। ठीक है, हल्की आंच पे हमने इसको रख देना है, और यहाँ तक के प्याज, टमाटर, लहसुन सब अच्छे से गल जाएं। ठीक है, फिर हमने, और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए, बस थोड़ा सा पानी रहने दीजिएगा क्योंकि इसको हमने फिर इस ग्रेवी को ब्लेंड करना है, तो थोड़ा सा पानी हमें चाहिए होगा। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको। ये काम उस वक्त भी किया जा सकता था जब कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे थे, तो ये है कि आपका कुकिंग टाइम जो है ना वो फिर कम हो जाएगा। लेकिन मुझे एक तो स्टेप वाइज करना था आपको, ताकि डिटेल से रेसिपी मिल जाए। दूसरा ये कि वो वाला जो चूल्हा है मैंने बताया वो आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है, दैट्स वाई फिर मुझे एक ही चूल्हा है मेरे पास फिलहाल, तो इसको फिर मुझे इसी पे रखना था। तो अब बस इसका देते हैं ऊपर लिड, और इसको 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पे पकने देते हैं ताकि टमाटर, प्याज, लहसुन अच्छे से गल जाए। अच्छा, कोफ्ते जब इस सिचुएशन में हो तब आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जैसे इकट्ठे आप, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी, वैसे इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं लगती, आपके पास गोश्त होना चाहिए और कोई इतनी इसमें ख़ास मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको रोज़ रोज़ ये काम नहीं करना तो आप इस तरह कर सकते हैं कि ज़्यादा सारा फिर गोश्त ले लें, 1.5 किलो, 2 किलो, जितना भी आपकी फैमिली है या जिस तरह भी आपने उसकी डिवीजन करनी है, तो आप उसमें मसाले वगैरह डाल दें, चॉपर से चॉप कर दें, सारी चीज़ें करके फाइनली इस तरह एक दफ़ा फ्राई करके रख लें। फ्राई करने के बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएं, ठंडा लाइक कर लें। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स, जो सील बैग होता है उसमें डाल के आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। बस फिर आपने क्या करना है, अगर आपके कोफ्ते बने हो तो फिर आपने ग्रेवी इसी तरह ऊपर रख देनी है और उसको ब्लेंड करना है, मसाले डालने हैं, भुनाई करनी है, और उसके बाद उसमें कोफ्ते डालने हैं, और आप जब चाहें फिर कोफ्ते बना सकते हैं। बड़ा इजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टोर भी आप इसको कर सकते हैं, तकरीबन 20 दिन, 25 दिन, महीना आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब मर्जी दिल चाहे ग्रेवी बनाएं और उसमें कोफ्ते ऐड करें, और आपका एक सालन ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो सकता है। इसके अलावा अगर घर में गेस्ट आपके, जैसे कुछ लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा गेस्ट होते हैं, फैमिली का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो भी आप ये काम करके रख सकते हैं। ईद के दूसरे तीसरे दिन ये काम करके रख लें, फिर जितनी भी दावतें हैं आपकी, समझ लें एक डिश ऑलमोस्ट तैयार है। सिर्फ आपने ग्रेवी बनानी है, उसमें कोफ्ते डालने हैं, तो फिर आपकी बहुत सारा काम जो है ना वो बच जाएगा। ग्रेवी हमारी बन गई थी, अब हमने इसको करना है ब्लेंड। आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, आप हैंड जो ब्लेंडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर आपका नीचे से स्टील वाला होना चाहिए, तभी आपने इसको ब्लेंड करना है अगर आपकी ग्रेवी गर्म है। और अगर आपका शीशे का जार है, शीशे का जग है ब्लेंडर का, तो आप इसको नीम गर्म को भी ब्लेंड कर सकते हैं, वरना कोशिश ये करें इसको थोड़ा कूल डाउन होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आप इसको ब्लेंडर में डालें, वरना आपका ब्लेंडर जो है लीक शीक हो जाएगा। खैर, अभी ये ग्रेवी जो है मैंने ब्लेंड कर ली है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में हमने क्या करना है, 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक, और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, और 1 टीस्पून भरकर इसमें सुरख मिर्च डलेगी, और इसमें 2 छोटी इलायची डलेंगी, आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। ये जो मसाले हैं ना, ये इसके शोरबे को एक अच्छा सा अरोमा देंगे। उसके बाद आपने लौंग डालने हैं 3 से 4, और ये बादियान का फूल है, तकरीबन आधा मैंने लिया है। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये सब चीज़ें इसके शोरबे को एक बड़ा मज़े का फ्लेवर और अरोमा देंगी। बस जब इसका पानी ड्राई हो जाए मसाले का, तो उसमें आपने डाल देना है ऑयल से करनी है भुनाई। जब ऑलमोस्ट ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आपने कोफ्ते डाल देने हैं, और कोफ्ते डालने के बाद हल्की सी आप भुनाई करेंगे। और ये देखें, यहाँ पर मेरा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कोफ्तों को भी थोड़ा सा भूनूंगी, बस थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि पके वो ऑलरेडी हुए, उनके अंदर मसाले भी हैं,
तो बस एक अच्छा सा उसको ग्रेवी के साथ ब्लेंड करने के लिए हम उसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आपको पतला शोरबा पसंद है उतना डाल दें, आपको थोड़ा गाढ़ा पसंद है उतना डाल दें। अगर आपको थोड़े मसाले वाले पसंद है तो आधा गिलास डालें। मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास डालूँगी और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आँच पर रख दूँगी और हमारा जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ये है फ़ाइनल लुक। अच्छा, कैमरे में बिल्कुल अच्छी इसकी वो नहीं आ रही लुक, लेकिन ये कि देखने में और खाने में बहुत अच्छे बने थे और इनकी ग्रेवी इतनी स्मूथ, इतनी मज़े की अच्छी बनी थी। तो आपने भी ये ट्राई ज़रूर करनी है और दावतों पे ये बड़ी अच्छी और बड़ी कन्वीनियंट रहेगी। अगर आप पहले से कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लें तो आपकी 2-3 दावतें तो अच्छे से भुगत जाएंगी। खैर, खाना हम लोगों ने खा लिया। बच्चों के लिए मैंने पास्ता बनाया था क्योंकि मैकरोनी बनाई थी क्योंकि बच्चे कोफ्ते नहीं खाते और बच्चों को इंसिस्ट करना कोफ्तों पे कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोफ्तों का फ्लेवर ऐसे बच्चों के जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना उसके हिसाब से अच्छा नहीं होता। जब मैं भी छोटी थी मुझे कोफ्ते बहुत बुरे लगते थे, नफ़रत थी मुझे कोफ्तों से, लेकिन अब ये कि अब मैं खा लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज उनके लिए ना फिर मैं थोड़ा पास्ता बना देती हूँ ताकि एटलीस्ट पेट भर के वो खा लें। और फ़ातिमा की तो ईद हो जाती है जिस दिन पास्ता बन जाता है, उसको इतना पसंद है। और ज़ैनब और इज़ा भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती हैं, इवन ईज़ा को भी बहुत पसंद है। नमक मिर्च मैं इसमें बड़ी माइल्ड सी रखती हूँ, सॉसेस भी माइल्ड डालती हूँ ताकि बच्चों को ईज़ा भी एटलीस्ट खा ले। तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए प्लेट्स में डाल रही हूँ और उनको खाना खिलाऊँगी। और ये था हमारा आज का लंच। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कमेंट्स भी हमेशा करती हैं हर मेरे व्लॉग पे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनको कर्टन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने नया घर बनाया तो उनको कर्टन्स बनाने हैं, तो इस वजह से थोड़ा आइडिया दे दें। तो ये हैं जी बच्चों के रूम के कर्टन्स। अच्छा, कर्टन्स के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि कर्टन्स के लिए कपड़ा वेलवेट भी अच्छा रहता है, जूट भी अच्छा रहता है, इसके अलावा जॉर्जेट भी अच्छा रहता है और सिल्क भी अच्छा रहता है। लेकिन आपने करना क्या है, कोशिश करें कि पैटर्न्स की तरफ ना जाएं। आजकल पैटर्न्स जो है ना वो लाइफ से निकलते जा रहे हैं। आप पिंटरेस्ट करें, आप हाई फाई घर देख लें, बहुत अच्छे अच्छे घरों की पिक्चर्स देख लें तो वहाँ पर ज़्यादातर प्लेन अब कर्टन्स का ट्रेंड आ गया है। ठीक है, बाहर के मुल्कों में भी प्लेन कर्टन्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, पैटर्न्स वगैरह नहीं पसंद किए जाते। तो आप कोशिश ये करें कि प्लेन कर्टन्स की तरफ आएँ। प्लेन कर्टन्स ना बहुत अच्छी वाइब देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हाई फाई। और हर तरह के फ़र्नीचर, आपका मॉडर्न फर्नीचर है उसके साथ भी मैच हो जाते हैं, आपका विंटेज स्टाइल में फ़र्नीचर है, विक्टोरियन स्टाइल में फ़र्नीचर है, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्लासिकल के साथ भी अच्छे लगेंगे और मॉडर्न के साथ भी अच्छे लगेंगे। तो कोशिश ये करें प्रिंट को ख़त्म कर दें, लाइक पैटर्न्स को ख़त्म कर लें, वो जो मोटिव्स वगैरह बने होते हैं, और प्लेन की तरफ आ जाएं। खैर, ये रूम के जो कर्टन्स हैं इसकी थीम थी वाइट एंड पिंक, तो मैंने वाइट एंड पिंक ही रखी। साइडों पे मैंने पिंक कर लिया, दरमियान में वाइट, ताकि एक अच्छा सा कलर वाइट क्योंकि खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो बैक वाले कर्टन्स हैं उनको प्योर वाइट जॉर्जेट के प्लेन बनाएं और साइडों पे दो जो फ्रंट वाले हैं वो आप दो किसी भी डार्क कलर के लगा सकते हैं। उससे ये होगा सारा दिन आप साइडों पे कर दें डार्क कलर वाले और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं आप अपने वाइट कर्टन, उससे ये कि लाइट भी बहुत अच्छी आएगी। मैं सारा दिन घर की लाइटें नहीं चलाती, सिर्फ मगरिब से पहले थोड़ी देर पहले मैं चला लेती हूँ और फिर ऑनवर्ड चलती रहती हैं। तो विंडोज़ बड़ी रखें और उसके बाद कर्टन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वाइट कलर के लिए, बड़े खूबसूरत हाई फाई और मॉडर्न लगते हैं। और इनको मेंटेन करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, धुल के बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो बच्चों के रूम के कर्टन इस तरह के हैं। ये मैंने जहाँ से लिए थे वो है जी इस्लामाबाद में G9 G10 के करीब इतवार बाज़ार लगता है, तो वहाँ पर ना बड़े ही अच्छे कर्टन्स मिल जाते हैं। ये न्यू होते हैं, ये यूज्ड नहीं होते। ठीक है, तो सिले सिलाए आपको मिलते हैं, रिंग्स लगे होते हैं और आपने बस इसकी सिर्फ अपनी विंडो के हिसाब से, अपने रूम के हिसाब से इसकी ऑल्ट्रेशन करनी होती है, लाइक नीचे से थोड़े से सिलाई करने होते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं और ये मुझे तकरीबन पड़े थे, ये 6000 के मुझे 5 कर्टन्स मिले थे सिले सिलाए। ठीक है, कपड़ा भी बीच में, सिलाई भी बीच में, ये रिंग्स जो लगे हुए हैं ये भी बीच में, तो बहुत इकनॉमिकल है। लेकिन ये मैंने लिए थे तकरीबन 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले, तो अब शायद रेट ज़्यादा हो गए हों। तो आप भी कोशिश ये करें कि आपकी लोकेलिटी के करीब जो कोई ऐसा बाज़ार है, सबसे पहले वहाँ जाएं, वहाँ से देखें सस्ते कर्टन्स, और प्लेन में ढूंढेंगी तो ऑफकोर्स जहाँ से भी लेंगी, जो मर्ज़ी कपड़ा लेंगी अच्छा लगेगा, तो बहुत प्यारा आपका रूम, आपका घर लगेगा।
ये देखें 3 मैंने इधर लगा लिए थे, ठीक है, साइडों पे 2 पिंक, एक दरमियान में वाइट, और 2 जो हैं वो मैंने एक वाइट एक पिंक इस विंडो पे, ये छोटी विंडो थी तो यहाँ पर लगा लिया था। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं डबल आप पाइप वाला, तो फिर आप डबल पाइप लगाएं, आगे आप वेलवेट के लगा लें और उनको दिन में पीछे कर दें, और पीछे आप जॉर्जेट वाइट किसी भी कंट्रास्ट, आपका ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रे है, कुछ भी कंट्रास्ट है, उसके पीछे आप वाइट कर्टन्स और जॉर्जेट के, कोई ऑर्गेन्जा ना लें, कोई कढ़ाई शढ़ाई वाले ना लें, कोई बड़ी दुकानों से ना लें, ये बड़े एक्सपेंसिव देते हैं। तो कोशिश करें इतवार बाज़ार और इस तरह की जगहों से जाके परचेज़ करें, आपको इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी। एटलीस्ट हम उसको पहले कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है मेरे लिविंग एरिया के कर्टन्स, ये ग्रे कलर के कर्टन्स हैं। और जब हम इस घर में आए थे तो हमारे जो सोफ़े थे ये थे तकरीबन मस्टर्ड से कलर के, और ये पैटर्न वाले सोफ़े थे, ठीक है। जब मैं इस घर में आई तो मुझे ये था कि मैंने अपने घर की थीम चेंज कर देनी है, और मैंने अब वो पैटर्न्स और वो मोटिव्स और इस तरह की चीज़ों से निकलना है, और गोल्डन गोल्डन कलर से निकलना है। तो फिर मैंने क्या किया था कि हम लोग मरी रोड पर एक शॉप पे गए थे, वहाँ से हम लोगों ने, जो पर्दा क्लॉथ की शॉप होती है या सोफ़ा क्लॉथ की, तो वहाँ से हमने जूट का कपड़ा लिया था और इस सोफ़े को बेसिकली पैड करवाना था हमने। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पैड करवा लें, तो ग्रे कलर हमारे समझ में आया, हमने वाइट ग्रे एंड ब्लैक थीम रखी थी। तो इस सोफ़े को हमने पैडिंग करवानी थी, तो हमने कपड़ा लिया, और कपड़ा फिर हमने साथ ही पर्दों का ले लिया। घर से हम अपनी विंडो की मेजरमेंट लेके गए थे, डायमेंशंस लेके गए थे कि कितनी चौड़ी विंडो है, कितनी लंबी है, उससे नीचे फ्लोर कहाँ तक आता है। तो सारा हम पाइप से लेकर फ्लोर तक इसकी मेजरमेंट लेके गए थे। तो खैर हमने कर्टन्स का कपड़ा लिया और उसके बाद हमने सोफ़े का कपड़ा ले लिया। तो जो मेरी वुड थी सोफ़े की, ये थी लाइट ब्राउन कलर की। तो हमने अपनी थीम क्योंकि सारी ग्रे ब्लैक रखी थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसको ब्लैक पेंट करवा लिया था, और सोफ़े की पैडिंग करवा ली थी आगे पीछे से। तो ये हमने तकरीबन 14,000 का कपड़ा लिया था, जिसमें हमारे 1 सीटर और एक 3 सीटर बना था, और साथ में हमारा जो है पर्दे बने थे। पर्दे जो हैं ये भी, हमारी विंडो बहुत बड़ी है और काफ़ी खुले डुले बन गए थे। और जो ऑफ कोर्स सेल करने वाले थे उन्होंने हमें पर्दों का कपड़ा बहुत ज़्यादा दे दिया, इतना रिक्वायर नहीं था जी। वो यही कहते हैं जी फॉल अच्छी बनेगी और ये है वो है, लेकिन आप घर से मैयर करके जाएँ। अब ये देखें, ये इतनी ज़्यादा फॉल है, इसकी क्या ज़रूरत है। अच्छी लगती है लेकिन इतनी भी, अगर इससे कम भी होती तो भी अच्छी लगती। खैर, ये अब पर्दों का मसला क्या है कि ये इतने बड़े पर्दे हैं और ये 2 पैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। जोड़ लगा के उन्होंने, जोड़ इसी पे भी लगाया हुआ है, और जोड़ लगा के इन्होंने 2 पैनल्स बनाए हैं। इनका मसला क्या है कि इनको वॉश करना बहुत मुश्किल है। अब ये देखें, इतने बड़े बड़े 2 पैनल्स हैं, ये मशीन में नहीं जाते, इनको धोना बहुत मसला है। और जो मेरी वो दूसरी विंडो है, जो छोटी वाली विंडो है, उसका भी एक ही पैनल में उन्होंने इसको सिया हुआ है, और वो भी इतना ज़्यादा उसकी फॉल है, तो धोने में बस मुझे बहुत मसला लगता है। बाकी ये कि ये ठीक है। और स्टिचिंग के उनको हमने पैसे दिए थे, उन्होंने, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ये भी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तकरीबन 3-3.5 साल पहले, ये तब की बात है। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कितने पैसे उनको दिए थे स्टिचिंग के। और 6,000 लगा था हमारे सोफ़े की पैडिंग पे, और पेंट वो करके गए थे रफ सा। उसके बाद मैं फिर वार्निश लेके आई, शाइन नहीं आ रही थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था ब्लैक पेंट। तो फिर मैं वार्निश बाज़ार से मैंने हस्बैंड से मंगवाई, तो सोफ़ों पे मैंने फिर वार्निश खुद कर ली थी, तो फिर उससे ये कि थोड़ा शाइनी शाइनी लग रहे थे। तो खैर, यहाँ पर इनका जो स्टफ़ है या इनका फैब्रिक कह लें, वो है जूट, और उसमें भी थोड़ा वेलवेट टाइप टच आता है, ठीक है। मैं अब आपको क्लोज से दिखाती हूँ। और ये इसके पीछे से हैं, लाइक मैंने बताया ना आपको कि फ्रंट से सीटें भी हैं और बैक भी पूरी इसकी कपड़े की है। तो इस तरह कुछ ये लगते हैं, और इसका जो स्टफ़ है वो मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये है जी इसका स्टफ़, ये जूट ही इसको कह रहे थे, और इसमें ना थोड़ा वेलवेट, एक जूट होता है बिल्कुल मैट सा कॉटन टाइप वो लगता है, लेकिन ये थोड़ा वेलवेट टाइप लगता है। लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा था हमें, तभी हमने लिया था, और अच्छा है, वॉश करके अच्छा हो जाता है, और इसकी क्लीनिंग वगैरह भी ठीक है। हाँ, सोफ़े मुश्किल हैं, सोफ़े उन्होंने कहा था कि मैले नहीं होंगे ज़्यादा या इस पर स्टेन नज़र नहीं आएगा, लेकिन स्टेन फिर भी नज़र आ जाता है। और मेरे सोफ़े तो बहुत रफ़ एंड टफ़ यूज़ होते हैं, बच्चे सारा दिन आलमोस्ट लिविंग एरिया में रहते हैं।
खैर उसके बाद ये है जी हस्बैंड के ऑफिस के पर्दे। ये भी एक आइडिया देने के लिए मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये मैंने मंगवाए थे दराज से, और ये जो कपड़ा है इसको शायद ड्यूक कहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, डक कहते हैं या ड्यूक कहते हैं। खैर ये कॉटन नीलन टाइप में आता है और अच्छा कपड़ा है, ये भी बहुत अच्छा, वॉश करने प्रेस करने में ठीक है, कन्वीनियंट है। इसके अलावा देखा जाए तो ये इसका सिर्फ बैड पॉइंट ये था कि ये पर्दे लंबाई में कम थे, इसके नीचे बिल्कुल कपड़ा नहीं था, मैंने कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की और ये 2 पैनल्स में मिला था। लंबाई इसकी थोड़ी कम थी, बाकी बिल्कुल ठीक था। वो हम ये है कि सेलर से बात कर सकते हैं कि शायद वो हमें लंबे दे दें। खैर ये मुझे पड़े थे 1500 में, सॉरी 1500 में 2 पर्दे। ये भी बिल्कुल स्टिच थे। मैंने सिर्फ लाकर इनको इस्त्री जब घर आए इनको इस्त्री किया और इनको मैंने हैंग कर दिया, और कुछ भी नहीं मैंने इसके साथ किया। तो इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है। इसके अंदर ना टेक्सचर नज़र आता है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर टेक्सचर है, कोई लाइनें सी हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। कलर भी वाइट बहुत अच्छा है। आप और इनके पास ना, सॉरी मैं इनका कपड़ा दिखा दूँ पहले। ये इस तरह का कुछ कपड़ा है, कॉटन ड्यूक कहते हैं इसको। इसके अंदर इस तरह की सेल्फ प्रिंटिंग सी है और बैक पे इसके अस्तर लगा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है, तो डबल बने हुए हैं ताकि ज़्यादा लाइट भी बहुत अंदर ना आए। तो इस तरह का कपड़ा पीछे लगा हुआ है, और जो इसको वैसे भी इसकी फॉल और इसका लाइक एक टेक्सचर अच्छा बनाने में बड़ा काम आता है। ऐसा नहीं है कि 1500 के हैं और उन्होंने बस रफ से सी के तो दे दिए हुए हैं और सिंगल सी के दे दिए हुए हैं, पीछे कपड़ा भी लगाया हुआ है और बिल्कुल तैयार मुझे मिले थे। तो खैर ये भी बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। इनके पास कलर में भी है, प्रिंट्स में भी है, तो आप दराज पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप ये वाले पर्दे भी ले सकते हैं अगर आपकी विंडो छोटी है। और साइडों पे आप 2 प्रिंटेड लगा सकते हैं, दरमियान में वाइट लगा सकते हैं। और प्रिंट्स अगर लेने हैं, फ्लोरल प्रिंट अच्छे लगते हैं इसके अलावा, स्पेशली बच्चों के कमरों में। और इसके अलावा जिगजैग और इस तरह के प्रिंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपने अपने घर की मॉडर्न थीम बनानी है, तो फिर जिगजैग और इस तरह के प्रिंट्स बहुत प्यारे लगेंगे। तो ये हैं जी ऑफिस के पर्दे। और अब मैं आपको रूम के भी दिखा देती हूँ। रूम में एक्चुअली सब सोए हुए हैं, दैट्स वाई मैं इतना कोई आपको क्लियरली नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जितना भी हो सका थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अपने जो बेडरूम वाले हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी एक दफ़ा दिखा दूँ। तो ये हैं जी बेडरूम के पर्दे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बहुत फेवरेट है, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे यही हैं। वो इसलिए कि इनका कलर मुझे ब्लू जो है ना बड़ा रिच लगता है। लेकिन सबसे पहले तो ये है जी वाइट वाला पर्दा जो कि जॉर्जेट का है, इसके नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये एम्ब्रॉयडरी ब्लू कलर की थी और साथ में हल्का सा ब्राउन का टच आ रहा था जो कि मेरे थीम के हिसाब से नहीं है, लेकिन चलें इतना सा मैनेज हम कर सकते हैं। साइड पे 2 वेलवेट के पर्दे हैं, वेलवेट भी टेक्सचर वाली है, ठीक है, प्लेन वेलवेट नहीं है, तो ये टेक्सचर वाली कोई वेलवेट है। तो साइड पे 2 ब्लू कलर के हैं। अच्छा, मेरा कमरा ये वाला बहुत बड़ा है। अगर तो आपका बड़ा कमरा है तो फिर आप डार्क कलर सेलेक्ट करें, अगर छोटे कमरे हैं तो उनके लिए कोशिश करें फिर लाइट कलर्स, वाइट हो गया, सी ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू हो गया, इस तरह के कलर, आप लाइट ग्रे हो गया, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी सिले हुए पर्दे थे और ये हमें मिले थे 7000 में, क्योंकि इसका जो जॉर्जेट का था ना एम्ब्रॉयडरी वाला था, तो उन्होंने थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा किया था। तो 3 पर्दे मैं ब्लू लेके आई थी, 2 पर्दे मैं वाइट लेके आई थी। अब इस पर्दे को मैं फैला लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत लाइट आती है सुबह के टाइम इस कमरे में, तो बच्चे सो रहे थे तो मैंने यहाँ पर फिर इसको पूरा फैला दिया है। वैसे दिन में मैं हाफ़ ब्लू हाफ़ वाइट कर देती हूँ। इसी तरह इन पर्दों को भी मैं रात में पूरे को फैला देती हूँ और दिन में मैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करके तो लगा लेती हूँ। तो बहुत प्यारे लगते हैं, रोशनी बहुत आती है। समटाइम तो सारे पीछे कर देती हूँ और जैसा मैंने बताया मैं दिन में बिल्कुल लाइट्स ऑन नहीं करती, सारा दिन इन विंडो से इतनी अच्छी लाइट आती है। तो खैर यहाँ पर जी एक और मेरे कोई सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि आप घर में रियल प्लांट्स रखें। तो जनाब रियल प्लांट्स तो मैंने रखे हुए हैं, मैं इनकी इतनी अपनी जान से भी ज़्यादा केयर करती हूँ। अपनी इतनी केयर नहीं करती जितनी इन प्लांट्स की करती हूँ, लेकिन मसला ये है कि जैसे ही हम 2 महीनों बाद 4 महीनों बाद मैं इसकी बड़ी अच्छी केयर करती हूँ। उसके बाद जब हम जाते हैं फैसलाबाद यहाँ लाहौर और हफ़्ता रह के आते हैं, तो फिर ये होता है जब मैं पीछे से आती हूँ, हालांकि मैं जब दरवाज़ा बंद करती हूँ, मेन अपना लॉक लगाती हूँ, तो मैं इनको पानी दे के जाती हूँ। लेकिन होता ये है कि जब वापस आते हैं तो ये मुरझा जाते हैं। मुझे इतना दुख होता है कि मेरी इतनी केयर के बाद इनका ये हाल है। ये तो पूरा ज़ाया हो चुका था, अब इसका एक पत्ता निकल आया है। जब से मैं लाहौर से शादी से आई हूँ मैंने इसको पानी दिया है तो इसका पत्ता निकल आया। वो दूसरा वाला भी बिल्कुल ज़ाया हो गया, ये इतना घना था, ये आधा ज़ाया हो चुका है। और कुछ गर्मी भी है शायद,
और कुछ नेग्लिजेंस तो मेरी नहीं है इतनी, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। खैर ये भी जब से लाहौर से आई हूँ ये वाली जो शाख है ये नई निकली है और अभी मज़ीद शायद ये थोड़ा हो सही। उसके बाद जो ये वाला है ये वाला भी आलमोस्ट जो है ये भी मुरझा गया है, आधा सा रह गया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी इसको दोबारा ठीक करने की, इनको पानी देने की। और मैंने सुना है कि आप दालें राइस वगैरह का पानी भी दें, मैंने दिया भी है और मैं अब फ्रीक्वेंटली दिया करूँगी ताकि थोड़ा इनके लिए बेटर हो जाए। और अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं नर्सरी जाऊँ और वहाँ से इन सब प्लांट्स को ले जाऊँ और इसकी थोड़ी मिट्टी शट्टी भी चेंज करवाऊँ। और इसके अलावा ये कि इसमें एक एक प्लांट और मैं ऐड करवा दूँ ताकि एटलीस्ट वक्ती तौर पे तो घने लगें, क्योंकि अब तो लिविंग एरिया इतना अजीब सा मुझे लग रहा है बगैर इनके। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें एक एक प्लांट ऐड कर लूँ। ये वाले तो ठीक होते रहेंगे साथ साथ वक्त के, तो एटलीस्ट जो नया प्लांट होगा वो थोड़ा हरा भरा नज़र आएगा तो लिविंग एरिया अच्छा लगेगा। तो ये थी प्लांट की सिचुएशन और मैंने रखे हुए हैं, केयर मैं करती हूँ। एंड आप सबको पता है कि मेरे पास कितने काम है करने के लिए, और बच्चे भी हैं, उनको पढ़ाना, हर चीज़ करना, घर के सब काम खुद करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने फिर भी इनकी बहुत केयर की है। आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसे हुए, और हमारे जाने की वजह से हुए, एक हफ़्ता इनको पानी नहीं मिला इस वजह से हुए। खैर इनको मैं ठीक कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। सो दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।